एक लड़का और लड़की जिनकी फेसबुक के ज़रिए दोस्ती होती है, बातचीत जब करते हैं तो बातचीत करते करते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लगभग 8 महीने का समय गुजरता है, पर इस दरमियान दोनों की कभी मुलाकात नहीं होती है। पर फाइनली 8 महीने बाद दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। लड़का जब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर जाता है, पर जब अपने दोस्त के साथ घर से निकलता है तो रास्ते में ही उसके दोस्त की हत्या कर दी जाती है। सबको यही लगता है कि शायद लड़की ने ही उसके दोस्त की हत्या की है, पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि वो लड़की तो इस दुनिया में है ही नहीं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद, और इसी फिरोज़ाबाद का एक थाना पड़ता है नगला खंगर। नगला खंगर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है धौनोई, और इसी धौनोई गांव का रहने वाला अजय पाल यादव। अजय पाल की पत्नी का नाम है सुमित्रा देवी। अजय पाल के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम प्रदीप यादव। प्रदीप, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो झारखंड में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। प्रदीप जो भी पैसा कमाता है सारा पैसा अपने घर पे भेज देता है। साल 2020 में प्रदीप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर पे आता है। प्रदीप के ही गांव का रहने वाला सतेंद्र यादव। सतेंद्र, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो खेती किसानी का तो काम करता ही है, साथ ही साथ फौज में भर्ती होने की तैयारी करता है। दरअसल प्रदीप और सतेंद्र दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। प्रदीप जब अपने गांव में आता है अपना मैक्सिमम समय अपने दोस्त सतेंद्र के साथ ही बिताता है। बात कर रहा हूं मैं 2 अगस्त 2020 के शाम के करीब 7 बजे के आसपास। प्रदीप अपने दोस्त सतेंद्र के घर पे जाता है और सतेंद्र से कहता है कि मेरे साथ तिलियाना गांव चलो, दरअसल मुझे कुछ काम है। सतेंद्र भी प्रदीप के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। करीब 7 बजे के आसपास प्रदीप और सतेंद्र दोनों एक साथ ही बाइक से निकलते हैं, पर जैसे ही 2 घंटे का समय गुजरता है, करीब 9 बजे के आसपास सतेंद्र की मां और उसके भाई धर्मवीर को मालूम चलता है कि सतेंद्र तिलियाना गांव के एक सड़क किनारे काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा है। जैसे इस बात की जानकारी उसके मां और भाई को मालूम चलता है, दोनों घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि सतेंद्र के सर पे किसी ने गोली मार दिया था, लेकिन सतेंद्र अभी जिंदा था। जैसे ही अपने बेटे को इस अवस्था में देखती है, सतेंद्र की मां और उसके भाई उसे आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर जब सतेंद्र को ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती है, इसीलिए डॉक्टर सतेंद्र को आगरा हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। सतेंद्र की मां और उसके भाई जब उसे आगरा हॉस्पिटल के लिए लेकर रवाना होते हैं, रास्ते में ही सतेंद्र की मौत हो जाती है। तब इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस सबसे पहले सतेंद्र की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस हत्या के बारे में सतेंद्र के भाई धर्मवीर से पूछताछ करती है। धर्मवीर कहता है कि साहब, मेरा भाई अपने ही दोस्त प्रदीप के साथ घर से बाहर निकला था। दरअसल प्रदीप ने ही मेरे भाई की हत्या किया है। धर्मवीर जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस धर्मवीर के ही तहरीर पे प्रदीप को थाने में बुलाती है और फिर प्रदीप से सतेंद्र के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। प्रदीप कहता है कि साहब, मैं अपने दोस्त के साथ बाइक से तिलियाना गांव जा रहा था, तभी बाइक पे पीछे से 2 लोग सवार होकर आए और प्रदीप के सर में गोली मार दिया। मैं इतना काफ़ी डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। प्रदीप जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, ये सुनकर पुलिस को प्रदीप के बातों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, प्रदीप जब अपनी सच्चाई नहीं कबूल करता है, पुलिस अब प्रदीप से पूछताछ करती है कि तुम अपने दोस्त के साथ तिलियाना गांव क्या करने के लिए गए थे। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल प्रदीप के सामने रखती है और प्रदीप सारी सच्चाई उगल देता है। प्रदीप पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल साहब, मेरी एक प्रेमिका है जिसका नाम है ज्योति शर्मा।
ज्योति जो नगला मानसिंह गांव की रहने वाली है, दरअसल मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा था। प्रदीप जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को लगता है कि शायद ज्योति ने ही सत्येंद्र की हत्या की है। इसीलिए पुलिस अब ज्योति से पूछताछ करने के लिए उसके गांव नगला मानसिंह जाती है। पुलिस जब नगला मानसिंह गांव में जा कर के वहाँ पे ज्योति शर्मा के बारे में पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि इस नाम की कोई भी लड़की इस गांव में रहती ही नहीं है। पुलिस फिर से थाने में आती है, प्रदीप को बुलाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि क्या वाकई में तुम ज्योति से मिलने के लिए गए थे। इस पे प्रदीप कहता है कि साहब मैं उस दिन ज्योति से कई बार बातचीत किया था। दरअसल ज्योति से मेरा पिछले 8 महीनों से बातचीत चल रहा है। पुलिस कहती है कि नगला मानसिंह गांव में ज्योति शर्मा नाम की कोई लड़की ही नहीं है, लेकिन प्रदीप पुलिस के बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस प्रदीप से कहती है कि जिस नंबर से तुम ज्योति से बातचीत करते थे वो नंबर हमें दो। प्रदीप जब वो नंबर पुलिस को देता है, पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राघवेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। राघवेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो इसहाकपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस प्रदीप से कहती है कि जिस नंबर पे तुम ज्योति से बातचीत करते थे, दरअसल वो नंबर ज्योति के नाम पर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बल्कि वो नंबर किसी राघवेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो इसहाकपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस जैसे ही राघवेंद्र का नाम प्रदीप के सामने रखती है, सुन करके प्रदीप भी एकदम से चौंक जाता है। प्रदीप पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल साहब राघवेंद्र के साथ मेरा पिछले कई सालों से दुश्मनी चल रहा है। जैसे ही दुश्मनी की बात कहता है, पुलिस को भी लगता है कि शायद ये मामला इतना आसान नहीं है। पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि शायद राघवेंद्र ने ही सत्येंद्र की हत्या किया है। इसीलिए पुलिस अब राघवेंद्र से पूछताछ करने के लिए इसहाकपुर उसके गांव में जाती है तो मालूम चलता है कि राघवेंद्र अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिससे पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है। पुलिस अब राघवेंद्र की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी राघवेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पुलिस जैसे ही खबरियों को अपने काम पर लगा देती है, 7 अगस्त 2020 को एक खबरी थाने में जाता है और राघवेंद्र का लोकेशन पुलिस को दे देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपने टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचती है और वहां से राघवेंद्र को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर राघवेंद्र से सत्येंद्र की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राघवेंद्र अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में। राघवेंद्र का प्रदीप के ही गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राघवेंद्र अक्सर उस लड़की से मिलने के लिए प्रदीप के गांव जाया करता था। तभी इस बात की जानकारी प्रदीप को मालूम चल जाता है। एक दिन राघवेंद्र जब अपनी प्रेमिका से मुलाकात करने के लिए प्रदीप के गांव में जाता है, प्रदीप इस बात की जानकारी उसकी प्रेमिका के घर वालों को दे देता है। जैसे ही अपने गांव में राघवेंद्र को देता है, साथ ही साथ उस लड़की के घर परिवार वालों को बुला कर लाता है और राघवेंद्र को पकड़ करके उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। गांव में राघवेंद्र की जब बुरी तरीके से पिटाई होती है, राघवेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाता है और राघवेंद्र उसी दिन ही प्रदीप से बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल राघवेंद्र उसी दिन ही प्रदीप को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। दरअसल उस वक्त प्रदीप अपने गांव से ही हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। प्रदीप की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, घटना से लगभग ठीक 2 साल पहले एक नौकरी की तलाश में झारखंड चला जाता है और फिर वहीं पे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। इधर प्रदीप जब झारखंड में पहुंच जाता है, नौकरी जब करने लगता है, इस बात की जानकारी राघवेंद्र को मिल जाता है। राघवेंद्र अब प्रदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए एक बेहतर तरीके से प्लान बनाता है। दरअसल फेसबुक पे एक ज्योति शर्मा नाम से फेक आईडी बनाता है और इसी फेसबुक आईडी के जरिए प्रदीप से दोस्ती करता है। उस पर इतनी खूबसूरत फ़ोटो लगाता है कि वो फ़ोटो देखकर प्रदीप भी एकदम से दीवाना हो जाता है और फिर फेसबुक चैट के जरिए ज्योति शर्मा और प्रदीप के बीच बातचीत होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कुछ दिन दोनों के बीच में चैटिंग होता है, उसके बाद से प्रदीप अपना मोबाइल नंबर ज्योति शर्मा को दे देता है। इधर राघवेंद्र जब उस नंबर को ले लेता है
उसके बाद से राघवेंद्र और प्रदीप के बीच फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। लेकिन राघवेंद्र जब प्रदीप से फ़ोन के जरिए बातचीत करता है तो अपने ही मोबाइल में वॉइस चेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है, जिसके ज़रिए जब प्रदीप से बातचीत करता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़की जैसे होती है, जिसे सुन कर के प्रदीप भी पहचान नहीं पाता है। दोनों के बीच लगभग 8 महीने तक बातचीत होता है। इधर प्रदीप जब ज्योति से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है, ज्योति के नाम के आईडी जो राघवेंद्र चला रहा था, राघवेंद्र प्रदीप से मिलने का वादा कर देता है। प्रदीप कहता है कि मैं रक्षाबंधन पे अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे गांव के बगल के ही रहने वाली हो, क्यों ना इस बार जब मैं आ रहा हूँ हम दोनों मुलाकात करें। राघवेंद्र प्रदीप से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। 26 जुलाई 2020 को प्रदीप जब अपने घर पे पहुंचता है, 4-5 दिन तक अपने दोस्त के साथ जहां तहां समय व्यतीत करता है और अक्सर ज्योति के बारे में उससे बातचीत करता है। 2 अगस्त 2020 को प्रदीप जब राघवेंद्र के नंबर पर फ़ोन करता है, राघवेंद्र प्रदीप से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए प्रदीप करीब शाम के 7 बजे के आसपास अपने दोस्त सत्येंद्र के घर पे जाता है और सत्येंद्र को भी अपने साथ लेकर जाता है। दोनों जब अपने घर से बाइक से रवाना होते हैं, सत्येंद्र बाइक चलाता है, प्रदीप पीछे बैठ जाता है। इधर राघवेंद्र अपने दोस्त अनिल के साथ रास्ते में ही उसका इंतज़ार करता है। जैसे ही तिलियाना गांव पहुंचते हैं, इधर राघवेंद्र अपने दोस्त अनिल के साथ बाइक से पीछे की तरफ से आता है और प्रदीप के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन वो गोली प्रदीप को ना लग करके जाकर उसके दोस्त सत्येंद्र के सर में लग जाती है, जिसकी वजह से सत्येंद्र काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। इधर प्रदीप जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, इस कदर से डर जाता है कि डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सत्येंद्र को वहीं पे छोड़कर घर भाग जाता है। वाकई में राघवेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस राघवेंद्र के ही तहरीर पर उसके दोस्त अनिल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।